हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बराबर अपना अध्ययन कर रहे होंगे और उसी अध्ययन को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। हम अध्ययन कर रहे थे प्राथमिक व्यवसाय का और प्राथमिक व्यवसाय में कृषि का। कृषि के 4 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 5वां भेद या यूं कहें कृषि का 5वां प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, बागाती कृषि। अब समझने वाली बात यह है कि ये बागाती कृषि होती क्या है। तो बागाती कृषि वो कृषि होती है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बागान बनाकर विशेष प्रकार की कृषि की जाती है। विशेष प्रकार की वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि की जाती है, जिसमें बागानों में चाय, कहवा, कोकोआ, गन्ना, नारियल, रबर आदि विशेष प्रकार की उपजें पैदा की जाती हैं। तो इस बागाती कृषि का विकास कैसे हुआ? इस बागाती कृषि का विकास कैसे हुआ ये देखिए आप लोग। बागाती कृषि का विकास हुआ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों के द्वारा। यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश काल में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बागाती कृषि का विकास किया गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि बागाती कृषि का विकास कैसे हुआ। यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश काल में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बागाती कृषि का विकास किया गया। अब जो यूरोपीय देश है उनके द्वारा इस कृषि का, बागाती कृषि का विकास क्यों किया गया? उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पैदा होने वाली उपजें या यूं कहें इस प्रकार की उपजें जो सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पैदा होती है। तो इस प्रकार की उपज का उपभोग करने के लिए या अपने देश में इन वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए यूरोपीय देशों ने बागाती कृषि का विकास किया। इस प्रकार की फसलें जो सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पैदा होती हैं, उनकी आपूर्ति यूरोपीय देशों में भी सुलभता से की जा सके। तो समझे होंगे आप। अब देखिए, यूरोपीय देशों ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बागान विकसित किए। बागानों के माध्यम से कृषि उपजें उत्पादित की जाने लगी। जैसे ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान बनाए। भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन के लोगों ने चाय के बागान बनाए। चाय के बागानों में भारत और श्रीलंका में चाय उत्पादित की जाती थी और उसकी आपूर्ति ब्रिटेन में की जाती थी, यूरोपीय देशों में की जाती थी। फिर देखिए, मलेशिया में रबर के बागान बनाए गए। वहां रबर का उत्पादन किया जाता था और उसकी आपूर्ति यूरोपीय देशों में की जाती थी। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केला उत्पादित किया जाता। गन्ना और केले के बागान पश्चिमी द्वीप समूहों में लगाए गए और उसकी आपूर्ति यूरोपीय देशों में की जाती थी। अब देखिए फ्रांस वासियों ने, फ्रांस के लोगों के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के बागान लगाए गए। अब पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के बागान लगाकर उनका उत्पादन करके यूरोपीय देशों में इनकी आपूर्ति की जाने लगी। अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। नारियल और गन्ने के बागान लगाकर नारियल और गन्ने की आपूर्ति यूरोपीय देशों में की जाने लगी। कुछ यूरोपीय देशों ने ब्राजील में कहवा के बागान लगाए। ब्राजील में कहवा एक पेय पदार्थ होता है जिसके बागान लगाए। और ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बागाती कृषि का विकास हुआ। यूरोपीय देशों के जो लोग हैं उनके द्वारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अलग अलग, कहीं गन्ना, कहीं नारियल, कहीं केला, कहीं चाय, कहीं कॉफी, कहीं कहवा, कहीं कोकोआ, अलग अलग प्रकार के बागान विकसित किए गए जैसी वहां की प्राकृतिक परिस्थितियां थी। जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां थी उसी प्रकार के बागान लगाए गए और बागानों से उपजें, जो उपज प्राप्त हुई उनको यूरोपीय देशों में आपूर्ति की गई। अब देखते हैं बागाती कृषि की विशेषताएं।
कि ये जो बागाती कृषि होती है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, इसमें भारी पूंजी का निवेश किया जाता है। ये जो बागाती कृषि है ये व्यापारिक आधार पर की जाती है, वाणिज्यिक आधार पर की जाती है। बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं कहाँ? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। तो हम कह सकते हैं कि ये भारी पूंजी के निवेश पर आधारित होती है और इसमें उच्च प्रबंधन और उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसमें एक तो प्रबंधन उच्च स्तरीय किया जाता है बागानों का, और दूसरा तकनीक का इस्तेमाल उच्च स्तरीय किया जाता है। उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, बागाती कृषि में भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगली देखिए, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये जो बागान है ये पहाड़ी प्रदेशों में, ढालू प्रदेशों में, पठारी प्रदेशों में बने हुए होते हैं जहां बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि है जिसमें फसलें उत्पादित की जाती है, लेकिन ये फसलें व्यापारिक आधार वाली होती है। अगली देखिए, इससे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। बागाती कृषि में इलायची, काली मिर्च, गन्ना, केला, रबर, चाय, कहवा, नारियल प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। या यूं कहें प्रमुख बागाती फसलें कौन कौन सी हैं, तो वो है इलायची, काली मिर्च, गन्ना, केला, रबर, चाय, कहवा, नारियल प्रमुख बागाती फसलें हैं। अब चलिए, इस प्रकार की कृषि जो बागाती कृषि है वो विश्व के कौन से देशों में की जाती है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीपों पर बागाती कृषि की जाती है। इनमें से अधिकांश का वर्णन तो अपन यहां भी कर चुके हैं कि किस किस उपज के बागान कौन कौन से देशों में लगाए गए थे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि बागाती कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं, विश्व के कौन कौन से देशों में यह की जाती है। तो उम्मीद करते हैं बागाती कृषि आपको समझ में आई होगी। अब अगली कृषि का अपन अध्ययन करेंगे, मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। हाँ तो बच्चों, अब हम कृषि के अगले प्रकार मिश्रित कृषि का अध्ययन करते हैं। देखिए, मिश्रित कृषि, पहले तो ये समझिए कि मिश्रित कृषि कहते किसको है। जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कृषि को व्यापारिक वाणिज्यिक आधार पर इतना विकसित कर लिया जाता है कि उसमें कृषि और पशुपालन दोनों काम एक साथ किए जाते हैं और इस प्रकार से की जाने वाली कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। ये जो मिश्रित कृषि है प्यारे बच्चों, ये दुनिया के विश्व के विकसित देशों में की जाती है। विकसित देशों में इसलिए की जाती है कि वहां पर कृषि और पशुपालन दोनों को व्यापारिक और वाणिज्यिक दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। दोनों में अत्यधिक आर्थिक विकास की गुंजाइश, उम्मीदें नजर आती हैं। तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। जो मिश्रित कृषि है इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है। दोनों कार्य, कृषि कार्य और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। मिश्रित कृषि में कृषि क्षेत्र का, खेत का आकार मध्यम होता है। इसमें गेहूं, जौ,
राई, जई, मक्का, सोयाबीन चारे की फसल को प्रमुखता से बोया जाता है। अगली विशेषता देखिए, फसलों के साथ साथ पशुपालन किया जाता है और पशुपालन में भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी यानी गाय, भैंस इत्यादि, मुर्गी आदि पशुओं को पाला जाता है ताकि किसान, कृषक, कृषि करने वाला कृषि के साथ साथ पशुओं से भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और कृषि के साथ साथ पशुओं के माध्यम से भी आर्थिक विकास संपन्न कर सके। समझ पा रहे होंगे आप। चलिए, सस्यावर्तन एवं अंतः फसली चक्र द्वारा मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जाता है, या सीधी भाषा में यूं समझिए, फसल चक्र को अपनाया जाता है और फसल चक्र के माध्यम से जो भूमि है उसकी उर्वरता को बनाए रखा जाता है। आगे देखिए, इस कृषि में भारी पूंजी का निवेश होता है। क्यों? क्योंकि कृषि जिसमें उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सारी चीजों के साथ साथ पशुपालन में भी निवेश किया जाता है। तो इस कृषि में, मिश्रित कृषि में भारी पूंजी निवेश किया जाता है। अगली विशेषता देखिए, कुशल व योग्य कृषकों द्वारा यह खेती की जाती है। यह जो मिश्रित कृषि है इसमें कुशल कृषकों के द्वारा पशुपालन और कृषि कार्य अर्थात मिश्रित कृषि को संपन्न किया जाता है। अगली विशेषता देखिए, यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। जो नगरीय या महानगरीय क्षेत्र हैं उनके समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें कृषि और पशुपालन अर्थात मिश्रित कृषि की जाती है, जिनके माध्यम से महानगरों में उपभोक्ता वस्तुएं, फल, फूल, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन आदि की आपूर्ति समय पर की जाती है और उससे अत्यधिक लाभ कमाया जाता है। समझ पा रहे हैं। अगली विशेषता देखिए, उत्तम परिवहन, उत्तम विधियां मिश्रित कृषि को करने की और विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को सहायता मिलती है। ये जो मिश्रित कृषि है इसमें एक तो उत्तम प्रकार के परिवहन की आवश्यकता होती है, उत्तम प्रकार की विधियां मिश्रित कृषि करने की अर्थात कृषि और पशुपालन की जो विधियां हैं वो श्रेष्ठतम होनी चाहिए और वर्षा है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। यदि वर्षा कमजोर रहेगी, मानसून कमजोर रहेगा तो जो कृषि है उसके साथ साथ पशुपालन भी कमजोर होता चला जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों अपनी मिश्रित कृषि। अब दूसरा प्रकार कृषि का, ये था हमारा कृषि का छठा प्रकार और ये है अब हम अध्ययन करेंगे कृषि का सातवां प्रकार जिसका नाम है दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि यह भी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें पशुओं को पालकर उनसे दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। या यूं बात करें, नगरीय या महानगरीय जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र जो नगरीकरण का विकास करने वाले हैं या जहां अत्यधिक नगरीकरण हो रहा है, जहां अत्यधिक औद्योगिकरण हो रहा है, वहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ इत्यादि वस्तुएं जो दुग्ध से पैदा होती हैं उनकी आपूर्ति की जाती है। दूसरी भाषा में अपन बात करें जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी लगाकर पशुओं को पाला जाता है व्यापारिक दृष्टि से और वैज्ञानिक पद्धतियों से। पशुओं का रखरखाव वैज्ञानिक पद्धतियों से होता है और उनके माध्यम से जो पशु उत्पाद है उनको नगरीय क्षेत्र में बेचकर आर्थिक विकास किया जाता है। तो एक ये विशेष प्रकार की कृषि है जिसका अपन एक एक करके इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। दुग्ध कृषि कृषि का एक विशिष्ट तरीका है या यूं कहें मिश्रित कृषि का ही एक विकसित रूप है जो महानगरीय क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। अगला देखिए, इसमें दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। एक तो दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है, फिर उनके प्रजनन, उनके पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
दुग्ध कृषि में इस प्रकार के पशु पाले जाते हैं जो अधिकाधिक दूध देने वाले हों। उसके लिए पशुओं के प्रजनन, पशुओं के पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाता है। जैसे गाय पाले तो गाय में होलिस्टीन, जर्सी, भैंस में मुर्रा भैंस, यानी इस प्रकार के पशु हों जो अधिकाधिक दूध का उत्पादन कर सके। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अगली विशेषता, इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। हमने पहले ही बात की थी कि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें पशुओं को पाला जाता है। पशु भी कौन से? दुधारू पशुओं को। फिर उन पशुओं की देखभाल भी वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। दूध दोहने से लेकर परिष्कृत करने तक का संपूर्ण कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। अधिकाधिक दूध उत्पादन किया जाता है। अधिकाधिक दूध को नगरीय क्षेत्रों में या समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में बेचा जाता है। दुग्ध उत्पादों को बेचा जाता है। दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, क्रीम आदि सारी चीजों को। तो इन सबको दूध दोहने से लेकर परिष्करण करने तक का तमाम कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है ताकि कम समय में कार्य संपन्न हो सके और उपभोक्ता वस्तुओं को नगरों तक पहुंचाया जा सके। अगली विशेषता देखिए, डेयरी कृषि का विकास नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है। जो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है, दुग्ध कृषि है, उसका विकास सदैव नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप ही होता है। अब ये डेयरी फार्मिंग विश्व के कौन कौन से देशों में विकसित हो रही है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी कृषि ने उद्योग का रूप धारण कर लिया है। यानी ये जो विकसित देश है, मुख्य रूप से तो ये दुग्ध कृषि विकसित देशों में की जाती है जहां अधिकाधिक नगरीकरण हो रहा है, जहां अधिकाधिक औद्योगिकरण हो रहा है। उन क्षेत्रों में ये दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग की जाती है और उन क्षेत्रों में वर्तमान समय में डेयरी फार्मिंग या दुग्ध कृषि एक उद्योग का रूप ग्रहण करती जा रही है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया मिश्रित कृषि का और दुग्ध कृषि का। तो अब हम अध्ययन करते हैं ट्रक कृषि का। हमने दुग्ध कृषि का अध्ययन किया, दुग्ध कृषि के बाद आती है ट्रक कृषि। दुग्ध कृषि की भांति ही ट्रक कृषि भी एक विशेष प्रकार की कृषि है। ट्रक कृषि में क्या होता है कि जो नगरीय क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनके आसपास के क्षेत्रों में साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। जो किसान है वो दिन भर में तोड़कर साग सब्जियों को इकट्ठा कर लेते हैं। शाम के समय में उन्हें ट्रकों में भरकर नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता है। अब रात भर में, एक रात भर में ट्रकों के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है नगरों से, उतनी ही दूरी तक ये साग सब्जियों की कृषि की जाती है। तो इसी आधार पर इसका नाम रखा गया ट्रक कृषि कि नगरों, महानगरों, औद्योगिक क्षेत्रों से इतनी दूरी के क्षेत्र जहां से रात भर में साग सब्जियों को ट्रकों के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों तक, बाजारों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रक कृषि। अब जो नगरीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उनमें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण साग सब्जियों की प्रतिदिन ताजी सब्जियों की मांग बहुत अधिक होती है और ताजी सब्जियों की ये मांग पूरी करने के लिए ही नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या किया जाता है? साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होता है। तो ये जो ट्रक कृषि है, इसका शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया क्योंकि एक विशेष प्रकार की कृषि है जो लगभग विश्व के विकसित देशों के द्वारा की जाती है। विकसित देशों के द्वारा ही क्यों? क्योंकि विकसित देशों में ही नगरीकरण और औद्योगिकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है।
जहां नगरीकरण, औद्योगिकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है, वहीं ट्रक कृषि के लिए भी भविष्य की संभावनाएं उतनी ही बेहतर होती चली जाती है। तो अब हम ट्रक कृषि का एक एक करके अध्ययन करते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका शुभारंभ कैसे हुआ, या विकसित देशों में ये अधिक विकसित क्यों हो रही है। अब हम इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं, इसकी विशेषताएं, कि ये एक तो विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों को निकटवर्ती नगरीय क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। इस कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया या हुआ। इसमें क्या होता है, साग सब्जियों की कृषि की जाती है। नगरीय क्षेत्रों की प्रतिदिन की उपभोक्ता वस्तुओं में से एक साग सब्जी, ताजी सब्जियों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कृषि की जाती है। दूसरा, प्रतिदिन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में बेचा जाता है। जो निकटतम नगरीय बाजार है वहां ले जाकर इनको बेचा जाता है। महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में ताजी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। जैसा कि अपन ने अभी बात की थी कि जो नगरों के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ताजी सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिए साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और साग सब्जियों का उत्पादन नगरों से इतनी दूरी तक किया जाता है जहां से रात भर में ट्रकों में डालकर साग सब्जियों को उपभोक्ता क्षेत्र तक या यूं कहें बाजार तक पहुंचाया जा सके। अगली विशेषता देखिए, भारत में जो महानगर है उनकी अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। भारत जो देश है, हमारी भारतीय जनसंख्या अधिकांशतः क्या है, शाकाहारी। अब शाकाहारी लोग हैं तो उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उपभोक्ता वस्तुओं की जो आवश्यकताएं हैं, उनमें साग सब्जियों की आवश्यकता ही अधिक रहती है। तो बढ़ती मांग के कारण भारत में भी इस कृषि का विकास तेजी से होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आई होगी ये एक विशिष्ट प्रकार की ट्रक कृषि जो दुनिया के विकसित देशों में महानगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। अब हम अध्ययन करते हैं कृषि के अंतिम प्रकार, फलोद्यान कृषि, फल उत्पादित करने वाली कृषि। जिस प्रकार से ट्रक कृषि में साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, वैसे ही फलोद्यान कृषि में फलों का और फूलों का, फल फूलों का उत्पादन किया जाता है। यह भी एक विशेष प्रकार की कृषि है। जिस प्रकार से ट्रक कृषि नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है, उसी प्रकार फलोद्यान कृषि भी नगरीय और महानगरीय क्षेत्रों के आसपास की जाती है। यह भी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। नगरों और महानगरों की फल फूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या यूं कहें जो किसान है, जो कृषक है, जो फल और फूलों का उत्पादन करता है, उसे अतिशीघ्र अपने उत्पादनों को, अपनी फसलों को बेचने के लिए और अतिशीघ्र आर्थिक लाभ कमाने के लिए नगरीय बाजारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो नगरों के आसपास फल और फूलों की कृषि करता है। अगली विशेषता देखिए, फल फूलों की मांग नगरों में ही अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता, इनकी मांग नगण्य रहती है, ना के बराबर रहती है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में फल फूलों की मांग अधिक रहती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। अपन विश्व की बात करें, संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश की बात करें, तो भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल उत्पादित किए जाते हैं। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनमें केला, आम और नारियल का उत्पादन किया जाता है। दूसरी तरफ जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें सेब और नाशपाती का उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है जो खट्टे प्रकार के होते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, संतरा और अंगूर। तो भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं निकटवर्ती क्षेत्र की मांग के अनुसार। फलों की भांति
फूलों की भी नगरीय क्षेत्रों में बहुत मांग रहती है। जिस प्रकार फलों की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है, उसी प्रकार फूलों की मांग भी नगरीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है। इसलिए नगरों के आसपास क्षेत्र के जो किसान हैं वो फलों के साथ साथ फूलों की कृषि भी करते हैं। इससे भी उसे आर्थिक लाभ होता है, उसे प्रतिदिन नकदी प्राप्त होती है। फलों की भांति फूलों से की भी नगरीय क्षेत्रों में मांग होती है। फूलों से भी कृषकों को भारी मुनाफा होता है। जिस प्रकार फल और साग सब्जियों से, ट्रक फार्मिंग में साग सब्जियों से और फलोद्यान में फलों से जो किसान हैं उनको भारी मुनाफा होता है, उसी प्रकार फूलों की कृषि से भी भारी मुनाफा होता है। भारत में भी फलोद्यान, फल और फूलों की कृषि की जाती है। भारत में मुख्य रूप से गुलाब और गेंदे की अच्छी पैदावार होती है। फूलों की दृष्टि में गुलाब और गेंदे को ही भारत के नगरीय क्षेत्रों में फूलों के रूप में पसंद किया जाता है। इनकी मांग भी बनी रहती है। तो प्यारे बच्चों, हमने प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत तीसरे व्यवसाय के रूप में कृषि का अध्ययन किया है। हमने आखेट का अध्ययन किया, उसके बाद संग्रहण का अध्ययन किया और उसके बाद कुल 7 प्रकार के प्राथमिक व्यवसायों में से तीसरे प्रकार के व्यवसाय कृषि का अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो गहनता से अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।